मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में खंड विकास और पंचायत अधिकारियों के नए बैच में चयनित और नियुक्त अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर सीएम ने सभी अधिकारियों से एक एक करके परिचय किया और उनको ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया है। बता दें कि खंड विकास पंचायत अधिकारियों के साल 2023 के बैच में कुल 46 खंड विकास और पंचायत अधिकारियों का चयन हुआ है। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर से लेकर एमटेक, एमएससी, लॉ डिग्री धारकों के अलावा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी खंड विकास और पंचायत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ग्राम सचिव और सरपंचों से मिलकर उनके गांव का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार करें और जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करवाएं। यमुनानगर में अलग अलग दलों के कार्यकर्ता प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा में सरकार की ओर से बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य किए जाने और बिना भेदभाव के सभी को रोजगार दिए जाने समेत कई वजहों से विभिन्न दलों के लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 मई को यमुनानगर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले 200 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी और डॉक्टरों के विभिन्न पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। वन एवं शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी हमारे गांव बुलोली से पहुंचे और आस पड़ोस से हमारे जो प्यार वाले हैं, नाहरपुर से, कारूवाड़ा से, यमुनानगर से, एक एक का नाम लेना तो लंबा हो जाएगा काम। तो आप सबका यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं अपने बीजेपी परिवार की तरफ से। और आज से लगभग समझ लो कि 5-1 साल पहले जब इलेक्शन हुआ एमएलए का, तब मैं इस पार्टी से जुड़ा था। देखिए, बिल्कुल बेहुदा बात है कांग्रेस की। बजरंग दल के खिलाफ आज तक एक केस भी ऐसा नहीं है जहां उसने कोई तोड़फोड़ करी हो, आतंक की गतिविधियां करी हो। जिस आतंकी संगठन के बारे में बात कर रहे हो उसके साथ बजरंग दल की तुलना का कोई औचित्य नहीं है। और आज तक 3 बार हमारे संगठनों पर रोक लगी, लेकिन आज तक कभी भी किसी टाइम में भी 1947 से लेके आज तक कभी कोई भी सिद्ध नहीं कर सके, कोई भी गैर कानूनी गतिविधि सिद्ध नहीं कर सके। मैं समझता हूँ तुष्टिकरण के लिए शायद ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 7 के नालंदा पब्लिक स्कूल में आज ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद अरविंद शर्मा शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। पूरे 1 महीने देश में परशुराम जयंती मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन चुका है, इसलिए हरियाणा सरकार को भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए। अरविंद शर्मा ने इस मौके पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि करनाल में मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर को ब्राह्मण महाकुंभ के मौके पर संत पुरोहित पुजारी कल्याण बोर्ड की घोषणा की थी। इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार होना चाहिए। देखिए, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पूरा 1 महीना अक्षय तृतीया से शुरू होता है। 1 महीना प्रोग्राम चलता है पूरे देश में। अक्षय तृतीया पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, हर बच्चा बच्चा जोश है लोगों के अंदर भगवान परशुराम जी के नाम से। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने घोषणा की है, तो हरियाणा में भी पीछे से मांग है। हमारी ये मांग है कि भाई हरियाणा में भी अगर हो जाए तो अच्छा है।
खबर कोसली से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में प्रदेश को विकास के क्षेत्र में नंबर 1 बनाया था, लेकिन आज बीजेपी की जनविरोधी नीतियों के कारण प्रदेश विकास के क्षेत्र में 19वें पायदान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जजपा ने बीजेपी के साथ विकास के लिए गठबंधन नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के लिए गठबंधन किया था। हरियाणा को लूटने की छूट पे दिया था, भ्रष्टाचार के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने समर्थन दिया था। और ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं की पार्टी के विधायक कह रहे हैं। एक हिसार के विधायक है दादा गौतम, उनका बयान आया कि भाई ये समर्थन देने के बाद सरकार में जेजेपी के विधायक है, जेजेपी के, वो कह रहे हैं कि एक सरकार में खोपड़ बढ़ गया जो अकेला सारा जीने लग रहा है। आपने सुना होगा, जीने लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच की जरूरत है हरियाणा वालों को। सबको पता है कैसे महकमे बांटे गए, जनता के काम हो इस आधार पर महकमे नहीं बांटे गए। हरियाणा की जनता को कैसे लूटा जाए इस आधार पे महकमे बांटे गए। और आज भ्रष्टाचार की भेंट, हरियाणा की विकास की रफ्तार को भ्रष्टाचार की भेंट इन्होंने चढ़ा दिया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैबिनेट अजय सिंह यादव रेवाड़ी के महेश्वरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बजरंग दल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बजरंग बली तो सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन बजरंग दल तो गुंडों की पार्टी है, इसलिए बजरंग बली की बजरंग दल से तुलना करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। साथ ही कैप्टन ने महिला पहलवानों के साथ हुई यौन शोषण के सवाल पर कहा कि आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। गांव वाले पूछते हैं जी, तो अपना लोगों से जनसंपर्क का अभियान भी चल रहा है। फिर पोते की खुशी है, उसका भी जो है निमंत्रण दे रहा हूँ। 30 मई को जो है, 21 जून को तो कुआ पूजन है और 23 मई को जो है अखिल भारतीय पिछड़ा ओबीसी सेल का हमारा ओबीसी का राष्ट्रीय में चेयरमैन हो, उसके लिए न्योता भी दे रहे हैं। सरकार की नाकामियाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत हो रही है, जिसमें देश भर से खापें पहुंच रही हैं। जंतर मंतर पर किसान भी पहुंचे हैं, उनकी तैयारी लंबे धरने की है। रविवार को सुबह टीकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं के साथ आई महिलाओं ने बैरिकेड्स हटा दिए थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें एंट्री की मंजूरी दे दी। इसके बाद किसान बसों और छोटी गाड़ियों से जंतर मंतर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि हम शांतिपूर्वक महापंचायत कर रहे हैं। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने ले गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं। ऐसे में खिलाड़ी विनेश फोगाट के ससुराल जुलाना खंड के गढ़वाली गांव में भी एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव की बहू के सम्मान के लिए पूरा गांव उनका समर्थन करता है और खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए और गांव की बहू के मान के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर वो कूच करेंगे। गांव की महिला सरपंच ने कहा कि उनके गांव की बहू अपने हक के लिए धरने पर बैठी है। ऐसे में हम सभी महिलाओं का फर्ज है कि उसका समर्थन करें और दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बच्चों सहित बैठेंगे। और जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो पाया है, लेकिन सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार का वादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी तरह खोखला नजर आ रहा है।
बाण है ना जी, वो उड़ा बैठी है दिल्ली धरने पे, और उसकी सरकार न्याय नहीं दिवारी, और हम तो उड़े जावांगे सारे जने। और जब लग सरकार उसकी बात नहीं मानती, उसने उसके लिए न्याय नहीं करती, हम तोड़े रहोगे। चाहे हमने बालक बच्चे अपना घर का सारा सामान उड़ ले जाना पड़ दियो, हम तोड़े जावांगे और उड़े रहोगे। इतना उसने सरकार उसकी मांग नहीं मानती। जो उनके लिए ज्यादती और ला रही, उन्हें पीटते हैं, उनके लिए और किमें कर रहे हैं, उनका खाना बंद करते हैं, उनका खाना बंद कर दिया, उनका पानी नहीं आने देंगे। उन्हें जब लगे ओड़े रहोगे हम तो सारे, चाहे हमारा पुलिस डंडे कितने मार दियो, हम तोड़े रहोगे, हम नहीं आवांगे इतने। हम इस बात को लेके इकट्ठे हो रहे हैं जी। जो हमारे ये बहू है, हमारे गांव की पुत्र वधू है विनेश फोगाट, ये भाई है सोमवीर राठी, उसकी भी घरवाली है। ये गांव और चौगामा पहले भी 2-4 बार इकट्ठा हो चुका है और गांव बार बार जंतर मंतर पर पड़ा भी है। और लेकिन हम एक चीज़ चाहते हैं भारत सरकार से, भाई पहलवानों को न्याय मिले। 12 साल एक आदमी ने यौन शोषण करा, यौन शोषण कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। एक पोस्को एक्ट के तहत तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो सरकार ने कानून बना रखा है। अगर या तो फिर सरकार उस कानून को निरस्त कर दे। भाई पोस्को एक्ट में भी जब गिरफ्तारी नहीं है, जो नाबालिग बच्चों ने एफिडेविट दे रखे हैं और उसकी भी उस टाइम भी गिरफ्तारी नहीं है, तो फिर सरकार इस कानून को बदल दे। करनाल रोड पर इंद्री तहसील के सामने कार चालक ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर एक कार को टक्कर मारी, जिसके कारण 2 बाइक सवार और कार में सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें प्राथमिकी उपचार देने के बाद करनाल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर मैं अपना रादौर की साइड जा रहा था के लिए, ये गाड़ी इधर से आई और डिवाइडर के ऊपर से उछल के ये इसमें जी। तो उसमें आपके साथ कितने सवारियां थी? 3 लेडीज थी मेरे साथ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जनेश्वर से आए थे अभी और रादौर के लिए जा रहे थे। तहसील इंद्री के सामने एक बस स्टैंड के पास एक एक्सीडेंट हो गया, तो हम जैसे ही तुरंत मौके पर पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। एक बाइक साइड में खड़ी हुई थी, दोनों बाइक डिवाइडर से टकराई हैं। इसमें एक महिंद्रा चालक, जो महिंद्रा गाड़ी का चालक है जिसका नंबर है 402H0045 है, ये इंद्री से करनाल की तरफ जा रहा था। उसके आगे एक बाइक जा रही थी, उसने बाइक में टक्कर मारी। फिर उसके बाद उसने गाड़ी डिवाइडर की तरफ लगाई। डिवाइडर इंद्री से एक गाड़ी आ रही थी ब्रेजा, और फिर उसने उस गाड़ी में टक्कर मारी। फरीदाबाद के रिवाजपुर गांव में कूड़ा घर बनने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। कूड़ा घर के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने वाहनों पर रैली निकालकर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन उनके गांव में कूड़ा घर बनवाकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। इसके चलते इलाके में न केवल पीने का पानी खराब हो जाएगा, बल्कि गांव में स्वच्छ हवा भी खत्म हो जाएगी। आज ये हमारा कूड़ा का जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, इसके विरोध में एक रैली निकाली जा रही है। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है इससे। क्या चाहते हैं गांव वाले? गांव वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कूड़ा ना दान बने, यहाँ कोई कॉलेज या कोई स्कूल या पार्क की कोई ऐसी चीज लाए। गांव वालों ने विधायक साहब को भी वो दिया है विज्ञापन, राजेश नागर जी को वो दिया है इसके विरोध में, और आज इसी के विरोध में रैली निकाली जा रही है। ये हमारे क्षेत्र में कूड़ादान बनना है, जिसके लिए हम लोग इसके विरुद्ध हैं और वो नहीं बनना चाहिए, हम उसके विरुद्ध हैं। फिल्टर पालने बहुत गलत करा है हमारे गांव में। कितने गांवों के आए हुए हैं लोग? ये 16 गांव के गांव आए हुए जो कि इसके विरोध में है। यहाँ पर कूड़ादान नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ कूड़ा घर बनने जा रहा है, जो कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो क्या है, ये कौन सा गांव है? हम रिवाजपुर गांव से हैं। तो ये क्या नाम है, रैली में हो आप? जी। तो ये रैली कहाँ जाएगी? ये ददसिया, मातपुर, लालपुर और रिवाजपुर, टिकावली, बादशाहपुर, टिकावली, गांवों के जो है लोग 16 गांवों के।
ये रैली फरीदाबाद नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ है, जो हमारे गांव रिवाजपुर के खेती की ज़मीन में डंपिंग यार्ड बनाने का जो कार्य कर रही है उसके विरोध में ये रैली है। और यहाँ के सभी 36 बिरादियों के लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से ये रैली निकाल रहे हैं और डंपिंग यार्ड का विरोध कर रहे हैं। यहाँ का जो मंत्री है उससे मिले थे क्या गाँव वाले? हाँ जी, राजेश नागर जी से, कृष्ण पाल जी से मिले थे और उन्होंने उनकी जो भाषा थी कि डंपिंग यार्ड यहीं पे गिरेगा, उसके विरोध में ये रैली चल रही है। और यहाँ के जो जनजीवन में जहर घोलने का काम जो प्रशासन कर रहा है उसके विरोध में ये रैली है। यहाँ के लोगों ने कसम खा ली है इस डंपिंग यार्ड को किसी भी कीमत पर नहीं डलने देंगे। भारत पेट्रोलियम द्वारा आज स्कूली बच्चों के साथ मिलकर फ्यूल की खपत कम करने के लिए सक्षम दिवस मनाया गया और साइकिल रैली का आयोजन किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आज फ्यूल की मात्रा नियमित है और हमें खपत कम करनी है तथा आयात के बिल को भी कम करने की कोशिश करनी है। इस मौके पर भारत पेट्रोलियम के नॉर्थ हेड राजन नायर के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि लोगों को फ्यूल की खपत कम करने के लिए जागरूक किया जा सके और पर्यावरण भी दूषित होने से बच सके। पेट्रोलियम द्वारा 15 दिन का जो ये सक्षम प्रोग्राम चलाया गया है, उसी के तहत आज डीसी मॉडल स्कूल में एक साइकिल अभियान का प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि फ्यूल को आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी और हमारे बच्चे इस चीज़ से फाइट करें तो हमें आज ही समझदारी दिखानी होगी। तो ये भारत पेट्रोलियम का एक बहुत अच्छा प्रयास है और जो साइकिल रैली के द्वारा एक मैसेज और भी जाता है कि जो हमारा जो आने वाला समय देखो किस तरह का हो गया, हमें सांस लेना भी बहुत भारी पड़ रहा है। तो जो इस साइकिल रैली के द्वारा एक मैसेज और भी जाता है कि जो हमारा इससे वातावरण अच्छा होगा, हमारा पोल्यूशन अच्छा होगा। और हमारी दूसरी बात हेल्थ को लेकर भी साइकिल रैली एक मैसेज थी कि अपनी हेल्थ को भी हम साइकिल चलाकर कैसे ठीक रख सकते हैं। हम लोग जो सक्षम महोत्सव बना रहे हैं यहाँ पर, उसमें संरक्षण, तेल संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट, सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये जागरूक करना होगा कि तेल नियमित मात्रा में है और हमारा आयात का जो बिल है तेल आयात का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको कम करना है तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, जो आज हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उससे कम यूज़ करें। तो ये आने वाली पीढ़ी को ही करना है, इसलिए हमने एक स्कूल में इन बच्चों के साथ मिलके साइकिल रैली की आज। बल्लभगढ़ में बेमौसम बरसात की मार का असर अब सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भिंडी, तुरई, अदरक के दामों ने एक बार फिर ऊंचाई छू ली है। सब्जी खरीदने पहुंचे ग्राहकों का कहना है कि महंगाई की मार का असर अब रसोई पर भी देखने को मिल रहा है। सब्जियों में भैया ऐसा है, देखो ज़्यादा तो फर्क नहीं है, परंतु कुछ आइटम ऐसे हैं सब्जियों के अंदर जो महंगे हैं, जैसे कि तुम्हारा अदरक है, भिंडी है, मैं बताऊँ और भी आइटम है बहुत से, मशरूम वगैरह है, मटर होती है, शिमला वाली मटर आती है, शिमला मिर्च है, काफ़ी आइटम ऐसे हैं जो महंगे हैं। और जैसे कि यहाँ की जो लोकल सब्जियाँ जो चलती हैं वो नॉर्मल रेट है उनकी 50-60 रुपये किलो, 40 रुपये किलो है, कोई 20 रुपये किलो आइटम है। जैसे टमाटर है इस टाइम सस्ता हो रहा है, 15 रुपये 20 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर तो क्या है कि ये महीने भर से मंदा ही चल रहा है भैया, ज़्यादा कुछ तो फ़र्क पाया नहीं है। बाकी तोरई हो गई है, तोरई आज 50 रुपये किलो, 250 रुपये धड़ी हो रही है। और भिंडी है, भिंडी पे थोड़ा सा फ़र्क आया है, 10-20 रुपये धड़ी और बढ़ गए हैं। पहले 50 रुपये किलो थी और अब थोड़ी और 60 रुपये किलो पर आ गई है। और अदरक है, अदरक पे कॉस्ट बढ़ी हुई है इस वक्त। अदरक 200 रुपये किलो, 240 रुपये किलो पर पहुँच गई है।
बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल रेट चल रहा है। थोड़ा कितना फर्क पड़ा है? पहले सब्जियां भर के ले जाते थे, अब कम सब्जियां ले जानी पड़ेंगी अदरक की। देखो फ़र्क तो पड़ ही रहा है किसी भी चीज़ को ना। हम भी एक दुकानदार आदमी है, यहाँ से हम ले जाकर आगे बेचते हैं तो ग्राहक हमसे भी ऐतराज़ उठाता है कि भाई कोई चीज़ कल मान लो 20 रुपये किलो थी, आज एकदम 30 रुपये किलो लेनी पड़ रही है उनको, तो फ़र्क तो पड़ता ही है थोड़ा सा। अंबाला की सपेड़ा में डायल 112 की गाड़ी पर कुछ युवकों ने हमला किया। आरोपियों ने गाड़ी पर पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस कर्मचारी को चोट आई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महेश नगर थाने में मामला दर्ज किया है। 15 से 20 लोग गांव के चौराहे पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके चलते गांव वासियों को परेशानी हो रही थी। गांव वालों ने डायल 112 पर कॉल किया और गांव वालों की कॉल पर पीसीआर वहां पहुंची और उनसे पूछताछ करने लगी। तभी आरोपियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। इस मामले में जानकारी देते हुए एएसआई सतीश कुमार ने बताया कि झगड़े की शिकायत मिलने पर डायल 112 मामले को सुलझाने गई, तभी डायल 112 की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस युवक हमला करके भाग गए थे। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर युवकों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और उन्हें पकड़ने में कोशिश पुलिस कर रही है। अंबाला में बरसात में हर बार लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई कि जलभराव से अंबाला वासियों को निजात दिलाई जाए, लेकिन हर बार प्रशासन द्वारा लोगों को आश्वासन भी दिया जाता है कि जलभराव की समस्या नहीं आने दी जाएगी। फिर भी जैसे ही हल्की सी बरसात होती है तो प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल जाती है। इस बार नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर निर्मल नागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और जो सदर का एरिया है वहां एक्साइज को बुलाया, जो लो लाइन एरिया है वहां सफाई की जाए और जहां पानी भरता है वहां पर पहले से ही पंप की व्यवस्था की जाए ताकि पानी की निकासी की जा सके। वहीं स्थानीय महिला ने भी जलभराव का मुख्य कारण पानी की निकासी न होना बताया है। उन्होंने कहा कि बरसातों में गलियां जलमग्न हो जाती हैं और बच्चों को स्कूल में जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जलभराव के कारण मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का डर भी सताने लगता है। और हर बार प्रशासन दावे तो करता है, लेकिन वो दावे ऐन मौके पर खोखले साबित होते हैं, क्योंकि समस्या वही जलभराव की हर बार खड़ी रहती है। इस बार भी प्रशासन दावे कर रहा है कि जलभराव की समस्या नहीं आएगी, लेकिन हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जलभराव की समस्या के लिए एडवांस में ये उचित समाधान अगर कर लिया जाए तो बढ़िया है। और ये उचित समाधान होने का एक ही कारण रहेगा कि नाले व बड़े नाले व नालियाँ हर मोहल्ले में बनाए जाएं। ये द्वारा जो हमारे कंसर्न विभाग हैं, पीएच हैं, इरिगेशन है, उन द्वारा एक मॉक ड्रिल भी इसका आयोजन किया गया था। और जो हमारा अंबाला सदर का एरिया है वहाँ हमने अपने एक्शन को बोला है कि भी सारे जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ जाके उनके चैनल्स की सफाई की जाए और जहाँ ज़्यादा पानी भरता है वहाँ पंप की व्यवस्था के लिए पहले से ही एक ड्राइंग बना ली जाए, उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन हर बार दावे कर रहा है कि जल भराव की समस्या नहीं होने दी जाएगी, परंतु बरसातों का समय जैसे ही आता है तो आसपास सारी जगह गलियों में पानी भर जाता है, घरों का भी पानी की निकासी नहीं है। तो मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि जल भराव की समस्या की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब हमारे यहाँ पे गलियों में पानी भर जाता है। और इस समय में मच्छरों की समस्या बहुत ज़्यादा फैल जाती है।